दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। जिसने नई सभ्यता दी है मानव की संतान को, श्रद्धायुत प्रणाम है मेरा उस विज्ञान महान को। विष्णु सरीखा जो पालक है, शंकर जैसा संहारक, पूजा उसकी शुद्ध भाव से करो आज के आराधक। दुनिया के महत्वपूर्ण आविष्कारों के साथ आज 21वीं सदी के इस युग में तेजी से बढ़ती विज्ञान और तकनीकी प्रौद्योगिकी के कारण, तेजी से बढ़ते विकास के कारण, जिस तरीके से मानव ने आदिवासी जीवन संस्कृति से हट करके, उससे आगे बढ़ करके जो अंतरिक्ष में शहर बसाने की योजना को अमली जामा पहनाने का काम किया है, दुनिया भर के विभिन्न अंतरिक्ष संगठन, चाहे नासा हो, चाहे भारत का इसरो हो, ये अनेक अनुसंधानों के साथ साथ मानव की जो बुद्धिमत्ता है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ताकि हम आदि से अनंत तक की अद्भुत साहसिक खोजों का प्रयास कर सकें। तो दोस्तों, इस विज्ञान की महान परंपरा को आगे साबित करते हुए हमारा स्टूडेंट होने के नाते, एक प्रतिभागी होने के नाते, एक प्रतियोगी छात्र होने के नाते यह दायित्व बनता है कि हम अपने उस इतिहास को, हम अपने उस विज्ञान की परंपरा को जानें, विभिन्न आविष्कारों को जानें, विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों से परिचित हों। तभी हमारी एक शिक्षा का जो जानकारी का स्तर है वो हमारे लिए एक लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही साथ यह जानकारी न केवल हमें एक सामान्य जानकारी होगी, वरन आने वाली कंपटीशन एग्जाम के लिए भी हमें एक सहायक उपकरण के रूप में साबित होगी, जिसके द्वारा हम सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, यह विषय और यह पंक्ति दोहराने का हमारा महत्व यही था कि हम विज्ञान की महत्ता को समझे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसी विज्ञान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर हम सामने हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज डिस्कशन करेंगे विज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू, और उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को हम डिस्कशन के साथ बताते चलेंगे। तो बिना किसी देरी के हम आने वाले सभी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण इन प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, हाइड्रोजन बम निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, यह जो हाइड्रोजन बम है विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम हो, हाइड्रोजन बम हो, ऐसे जो बहुत सारे प्रश्न और आविष्कार हैं उनका संबंध विज्ञान के किसी न किसी थ्योरी से है। तो इनमें से पूछा गया है हाइड्रोजन बम। तो दोस्तों, हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। अब आप कहेंगे कि संलयन में तो जुड़ता है, मतलब दो चीजों को आप समझ लीजिए। एक होता है संलयन, संलयन का मतलब होता है छोटे छोटे नाभिक ये इकट्ठा बनकर के एक बड़ा नाभिक बनाएंगे, यानी ये सभी आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे, ठीक है। और एक होता है विखंडन। विखंडन में जो होता है एक बड़ा नाभिक टूट करके हल्के हल्के नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है, यानी विखंडन का मतलब टूटना। विखंडन यानी टूटना। टूटने से क्या होगा, एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटेगा, छोटे टुकड़ों में बटेगा, और जो संलयन है उसमें छोटे छोटे नाभिक जुड़कर एक विशाल नाभिक का निर्माण करेंगे, उसको हम संलयन कहते हैं। संलयन का मतलब इकट्ठा होना, ठीक है। तो जो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन होता है, इसमें जो परमाणु नाभिक होता है, परमाणु अर्थात किसी भी तत्व का जो परमाणु होगा उसके नाभिक का हम संलयन या विखंडन करेंगे। उसको जैसे नाभिकीय संलयन एक होता है, एक H3 प्लस एक H1 इज इक्वल टू 2He4। ये जो हाइड्रोजन के ट्राइटियम और प्रोटियम, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, उसमें से हाइड्रोजन के तृतीय समस्थानिक और पहले समस्थानिक को जोड़ दें तो जो संयुक्त रूप से बनेगा हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, परमाणु भार 4 होता है। तो इस दृष्टि से हीलियम बनेगा, यानी एक हल्के नाभिक बनकर के क्या बनाते हैं, हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक बनाते हैं। तो 2He4 ये जो संकेत है, यहाँ जो नीचे लिखी जाती है संख्या उसको परमाणु क्रमांक कहते हैं, और जो ऊपर लिखी जाती है संख्या उसको द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं उसको, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न हुआ नाभिकीय संलयन, इसमें हाइड्रोजन बम आधारित है। तो ये जो संलयन होता है इसके द्वारा जो संलयन अभिक्रिया चूंकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर में होती है, संलयन अभिक्रिया को प्रयोगशाला स्तर पर संभव कुछ ही मामलों में किया जा सकता है, वरन यह जो रासायनिक अभिक्रिया है बड़े बड़े तारों में होती है, सूर्य में होती है। सूर्य से ऊर्जा जो हमें मिल रही है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण ही है, क्योंकि सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का क्या है, गर्म गैसों का गोला है। तो वहां हाइड्रोजन के समस्थानिक मिलकर के हीलियम का निर्माण करते रहते हैं और विशाल मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है।
इसीलिए सूर्य से ऊर्जा प्राप्ति का आधार जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तो सूर्य से ऊर्जा का बनना या सूर्य की गर्मी जो होती है उससे एनर्जी मिलती है, वो किसके कारण है? नाभिकीय संलयन के कारण। अब ये जो प्रश्न पर हम इतना सारा डिस्कशन करें वो हाइड्रोजन बम पे चलते हैं। अब हाइड्रोजन बम, कोई भी बम होगा उसका विस्फोट होगा तब बहुत सारे विनाश भी होता है, एनर्जी भी क्रिएट होती है। तो अब पूछोगे संलयन में तो इकट्ठा होता है, इसमें विस्फोट कैसा होगा? तो दोस्तों इसमें पहले नाभिकीय हाइड्रोजन बम निर्माण में पहले उसमें एक पार्ट में नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है और फिर नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया के कारण उसमें प्रेशर और टेम्परेचर को हाई कर दिया जाता है और फिर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया उसमें संपन्न कराई जाती है। तब बहुत विशाल मात्रा में एनर्जी क्रिएट होती है, तब हाइड्रोजन बम जो है वो विस्फोट होता है, हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम को बनाने के लिए पहले उसमें नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कराई जाती है, फिर संलयन, तब उसमें बहुत ज्यादा हाई एनर्जी क्रिएट कर दी जाती है ताकि जब उसका विस्फोट होगा तो बहुत विशाल मात्रा में जो है प्रभाव पड़ेगा उसका। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन पर कौन सा बम आधारित है? हाइड्रोजन बम। और नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम। इसमें कौन सा बम आधारित है? परमाणु बम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन। दोस्तों प्रोटॉन, दुनिया में जो कुछ भी पदार्थ है वह परमाणु से मिलकर बना है। दुनिया में किसी भी पदार्थ की रचना हो उसका निर्माण का जो प्रारंभिक अंश है उसका नाम परमाणु है। परमाणु जो है, परमाणु किसी भी पदार्थ का या किसी भी जीव का सबसे सूक्ष्म कण है। ठीक है, यानी दुनिया में जो भी पदार्थ की रचना हुई है उसका अंश जो है परमाणु है। और परमाणु जो है, परमाणु के रचक कण, परमाणु किससे मिलकर बना होता है? तो परमाणु के रचक कण होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक, इसको संकेत से दर्शाते हैं, प्रोटॉन को P से, इलेक्ट्रॉन को E से और न्यूट्रॉन को N से। ठीक है, इसको 0N1 भी दर्शाते हैं, इसको प्रोटॉन को दर्शाते हैं 1P1 से भी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, और इसको 0N1 से दर्शाते हैं। अब यहां जो है इसमें प्रोटॉन में धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है और न्यूट्रॉन में उदासीन होता है। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। ये न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन होता है, ना तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल रहता है। अब पूछता है कि प्रोटॉन की खोज किसने करी? तो जो परमाणु है, परमाणु के भी 3 पार्ट हैं, यानी परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण नहीं है। सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु के 3 वो कण हैं जिनसे परमाणु बना है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो सबसे सूक्ष्मतम कण ये हो जाए। तो पूछा गया है कि इसकी खोज किसने करी थी। इन तीनों कणों की खोज प्रश्न में पूछता है पेपर में, तो हमें बताना है कि जो प्रोटॉन की खोज है इसके खोज करता है गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे थॉम्सन, और जो न्यूट्रॉन के खोज करता है इसको कहते हैं चैडविक, जेम्स चैडविक इनके खोज करता है, ध्यान रखिएगा। और प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन के जे थॉम्सन, न्यूट्रॉन के चैडविक। ठीक, भारत में अगर बात करें, भारत में किसने प्रोटॉन या परमाणु के बारे में बताया? तो परमाणु अवधारणा बताया था कणाद ने। महर्षि कणाद ने कहा था कि दुनिया के पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जिसे एटम कहते हैं। हालांकि एटम के लिए उन्होंने सूक्ष्मतम कण की बात करी थी, तो बाद में यूरोप के वैज्ञानिकों को उनके परमाणु खोज करने का, आविष्कार करने का श्रेय दिया गया, क्योंकि उतना ज्यादा विज्ञान के क्षेत्र में जो आगे पायदान पे आकर के अपनी चीजों को प्रमाणिक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो यूरोप पश्चिमी देशों में ज्यादा था, हमारे देश में कम था। इसलिए यहाँ कणाद जी की अवधारणा को केवल भारत में मान्यता प्राप्त है, और बाकी वर्तमान में जो सार्वजनिक मान्यता प्राप्त है वो गोल्डस्टीन की है, थॉम्सन की है और चैडविक की। अब बात करते हैं प्रोटॉन की खोज किसने करी। तो प्रोटॉन की खोज यहाँ से कौन सा आंसर मिल जाएगा? गोल्डस्टीन ने करी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए प्रोटॉन की स्थिति किसने बताई, तो प्रोटॉन की स्थिति, ठीक है, प्रोटॉन की स्थिति जैसे ये नाभिक है, प्रोटॉन कोई भी तत्व होगा, कोई भी पदार्थ होगा, उसका एक सूक्ष्म कण होगा,
इसको हम परमाणु कहते हैं। परमाणु क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो बाहर जो चक्कर लगाते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसके अंदर जो होता है उसको नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन कहाँ होगा? नाभिक में होगा। ये बताने का काम जो है किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। तो रदरफोर्ड ने परमाणु की स्थिति, प्रोटॉन की स्थिति बताई थी। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रोटॉन को स्थिति किसने बताया था, तो प्रोटॉन की स्थिति नाभिक में बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। और इसके लिए उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन किया था, अल्फा कण प्रयोग, ठीक है, अल्फा कण प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा, रदरफोर्ड का। और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज करी थी। तो प्रोटॉन की स्थिति बताने का काम रदरफोर्ड और प्रोटॉन की खोज करने का काम गोल्डस्टीन का है। इन तथ्यों को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार क्या है? दोस्तों, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार जो प्रश्न पूछा गया है इसमें क्या होगा? तो तत्वों के गुण, उनके भार में कोई संबंध नहीं होता। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं या फलन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर इज राइट आंसर। क्या बता रहा है? आधुनिक आवर्त नियम जो हमारी आवर्त सारणी, क्या है? आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी को 1911 में मोसले ने दिया। किसने दिया? मोसले, एक वैज्ञानिक है जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी की अवधारणा को दिया। और इसमें उन्होंने सिद्धांत दिया, तत्वों के गुण, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। दोस्तों, ये जो उन्होंने दिया, थ्योरी दिया, सिद्धांत दिया कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, माने जो भी क्वालिटी होगी तत्वों की, उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ बदलती जाएगी। यानी अलग परमाणु क्रमांक, अलग तत्व, अलग क्वालिटी। तो परमाणु क्रमांकों के अनुसार हम तत्वों को रखेंगे ताकि उनकी जो क्वालिटी है वो विभिन्नता का पता चले कि अलग तत्व परमाणु क्रमांक का गुण अलग होगा, ठीक है। उसकी क्वालिटी को बताने के लिए उन्होंने किसको आधार बनाया? परमाणु क्रमांक को। तो ध्यान रखिएगा, जो मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी है इसको हम क्या नाम देते हैं? आधुनिक, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों को रखा गया है परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। एक पुरानी आई थी आवर्त सारणी मेंडलीफ की। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के आधार पर रखा गया था। किस आधार पर? परमाणु भार के आधार पर। तो ध्यान रखिएगा, जो पुरानी आवर्त सारणी थी उसमें मेंडलीफ ने परमाणु भार को आधार माना था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया था 1911 में, जिसमें उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को रखा था आवर्त सारणी में। तो इसका आंसर हो जाएगा, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। यानी उस तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे या जितने प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या है उस तत्व का क्या होगी? परमाणु क्रमांक होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, आने वाले प्रश्न में डिस्कशन हम करेंगे। चलिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, विरंजक चूर्ण एक यौगिक है और पूछा गया है कि इसका रासायनिक नाम क्या है। तो हम रसायन शास्त्र में अगर तत्वों को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे यौगिक आते हैं, बहुत सारे अम्ल क्षार आते हैं, जिनका हमें व्यावसायिक उपयोग भी है, दैनिक जीवन में भी उपयोग है, और उनका रासायनिक सूत्र भी पूछा जा सकता है। हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विरंजक चूर्ण जिसको हम बात करते हैं, इसको कहते हैं CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बी नंबर। अब इसका उपयोग किसमें कहते हैं? इसका उपयोग करते हैं जल को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में। तो जल को शुद्ध करने में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसमें Cl2 होता है, क्लोरीन होती है, और क्लोरीन वैसे भी पानी को शुद्ध करने का काम करती है, इसीलिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग पानी को शुद्धता में किया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें नहीं किया जाता? दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या उपयोग पूछ रहा है? पीओपी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीओपी, ठीक। पीओपी का उपयोग आप घरों में देखते होंगे, दीवार को चिकना करने में पीओपी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस घरों में दीवार को चिकना करने में जिसका उपयोग करते हैं उसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, पीओपी कहते हैं। चाक का निर्माण में भी किया जाता है,
टूटी हुई अस्थियों को जोड़ने में, हम लोग कहते हैं हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, डॉक्टर ने प्लास्टर किया है, तो प्लास्टर का ही पूरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और इसको जो है टूटी हुई अस्थियों को जोड़ने में, हड्डियों को जोड़ने से, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर, उनको जोड़ने में जिस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है पीओपी, ठीक है। और इसको अग्निरोधी पदार्थों के निर्माण में भी किया जाता है। अग्निरोधी पदार्थ जो है उनके निर्माण में, मतलब जहां आग वगैरह फैल सकती है तो आग को रोकने के लिए एक कुचालक के रूप में जिस पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे वो क्या हो जाएगा, अग्निरोधी पदार्थ, माने अग्नि का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनके लिए कौन सा निर्माण किया जाएगा, पीओपी का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। जल को शुद्ध करने में इसका उपयोग नहीं होता है, जल को शुद्ध करने में इसका उपयोग नहीं होता, ध्यान रखिएगा, डी सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आगे प्रश्न है, वह अंग जिसकी संरचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न होते हैं, क्या होगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा अंग जिसकी संरचना तो समान हो लेकिन कार्य क्या हो, अलग अलग हो। जैसे मनुष्य के हाथ, छिपकली के पैर, चमगादड़ के पंख, ठीक। तो मनुष्य का जो हाथ है ये, तो आप देखिए किस तरीके से हथेलियों की संरचना जुड़ी हुई है, ये कलाई से लेकर के हाथ की उंगली और हथेली की जो ये गुदादार गद्दीदार ये चमड़ी है, किस तरीके से, ऐसे ही जो है संरचना ऐसे ही चमगादड़ की होती है, ठीक। उसके जो पंजे से उसके पंख जुड़े रहते हैं, पंजे से वो पंख जो है उसकी संरचना हाथ के हमारी हथेलियों की जैसी होती है। और छिपकली के पैर, छिपकली के पैर भी मानव हाथ की संरचना के समान ही होते हैं, आप देखिएगा कभी गौर करके। तो उनको हम जो संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्य भिन्न होते हैं, जैसे हमारे हाथ किसी वस्तु को पकड़ने के लिए, मारने के लिए, चाटा मारने के लिए भी होते हैं, और छिपकली के पैर किसके लिए होते हैं, छिपकली के जो पैर होते हैं वो अपने जो दीवार में चिपकना है या कहीं उनको आगे बढ़ना है तो वो जो खुरदरी सतह का काम करते हैं, उसके पंजे करते हैं, वो चिपकी रहती है उसकी सहायता से दीवार में। एक होता है चमगादड़ के पंख, चमगादड़ के पंख किस में आते हैं, उड़ने के काम आते हैं। तो संरचना एक समान, कार्य अलग अलग, तो इसको हम कहेंगे समजात अंग। समजात अंग, अगर आपको ये याद ना हो परिभाषा की संरचना समान कार्य भिन्न, तो ध्यान रखिएगा एक ही जाति के, एक जाति मतलब एक संरचना, एक जाति मतलब एक संरचना। जाति का मतलब खून, खून मतलब नहीं कहते ये हमारी जाति का है वो हमारी जाति का है, तो इसका मतलब क्या है, जो उसका अनुवांशिकता है वो समान है, यानी उसी जाति का है वो, डीएनए, ठीक। तो जाति मतलब संरचना जो दिखती नहीं है, जाति क्या है, दिखती है, नहीं दिखती। तो यहाँ पास भी ये बायोलॉजिकल शब्द में हम देखें कि जाति का मतलब संरचना समझ सकते हैं, तो संरचना समान हो उसको हम समजात कहेंगे, उनको अंग को क्या कहेंगे, समजात अंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। तो दोस्तों जैसे आप समझ लीजिए हवा, ठीक, और एक है पानी, यहाँ पानी है। हवा कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। हवा कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। पानी कैसा है, पानी को हम सघन माध्यम कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उदाहरण से आप समझ लीजिए, अगर विरल माध्यम का भी बात करें तो विरल माध्यम में क्या होता है कि कण जो होते हैं दूर दूर होते हैं। हवा में क्या होता है, हवा में कण दूर दूर होते हैं, ठीक। अगर हम बात करें ठोस, द्रव, गैस, ठोस में कण बहुत पास पास होते हैं, द्रव में थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस में बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक। तो गैस मतलब हवा, तो हवा में जो माध्यम है वो विरल माध्यम है, और पानी में क्या है, सघन माध्यम। कांच में भी क्या है, सघन माध्यम है। तो ऐसे माध्यम जिसमें कण पास पास में हो, जैसे ठोस है, द्रव है, इनमें सघन माध्यम होगा। हवा यानी गैस की अपेक्षा उसमें ज्यादा माध्यम सघन होगा। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब कोई किरण प्रवेश करती है, सघन से विरल में जाएगी, यानी यहाँ से कोई किरण कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में। तो ये मान लीजिए प्रकाश किरण कोई अगर यहाँ पहुंचे, ठीक, तो प्रवेश करती है तो क्या होता है, प्रकाश की गति बढ़ती है,
या प्रकाश की गति कम होती है। ठीक, तो उसकी प्रकाश की गति जो है ये हो जाएगी क्या समझ लें, जैसे कोई प्रकाश किरण यहाँ से सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है, तो क्या होगा, यहाँ ये किरण सीधा जा रही है तो इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन वो सीधा न जा करके किनारे मुड़ जाएगी, उसको हम कहेंगे अभिलंब से दूर हट गई। ये अभिलंब है और अभिलंब से क्या हो जा रही है, ये दूर हट रही है। ठीक है, दूर हट जाती है। तो प्रकाश किरण दूर हट जाती है, क्यों? क्योंकि प्रकाश की गति बढ़ जाती है। जब प्रकाश की गति बहुत तेज बढ़ जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो कोई प्रकाश किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, उसकी गति बहुत स्पीड हो जाएगी, तो अपने माध्यम को छोड़ करके वो अभिलंब से दूर हट जाती है। उसका कारण है प्रकाश की गति का बढ़ना। ठीक है, तो यहाँ आप दो चीज समझ सकते हैं। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाए, ठीक, तो क्या होगा, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाए तो प्रकाश की गति क्या होगी, बढ़ जाएगी, और प्रकाश किरण जो है अभिलंब से दूर हट जाएगी। और यदि इसका उल्टा हो जाए, उल्टा क्या, जब विरल से सघन माध्यम में जाए कोई प्रकाश किरण, तब क्या होगा, विरल माध्यम में से सघन माध्यम में जाए, एक विरल माध्यम से कहाँ जाए, सघन माध्यम से, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश की गति कम हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुकना। ठीक है, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो इसका विपरीत संबंध हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में, अभिलंब से दूर हट जाएगी क्योंकि प्रकाश की गति बढ़ जाएगी। और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, यानी यदि इसका उल्टा हो जाए, क्या, ये पानी है सघन माध्यम, और यहां से कोई प्रकाश किरण जा रही है तो इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा न जाकर के वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश की गति कम हो रही है और अभिलंब की ओर वो झुक रही है। ठीक है, तो चलिए आंसर क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, बहुत सारे दोष होते हैं, उनके निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। हम कंफ्यूजन में होते हैं कि कौन सा लेंस किस प्रयोग में होगा, क्योंकि इसकी परिभाषा उल्टा होती है। जैसे दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष जो है इसका मतलब होता है दूर का दिखता है और पास का नहीं दिखता। ठीक है, दूरदृष्टि दोष का जो शाब्दिक अर्थ होता है इसका उल्टा होता है। दूरदृष्टि दोष का मतलब दूर की दृष्टि में दोष होना, लेकिन नहीं, इसमें पास की दृष्टि में दोष होता है, दूर का दिखता है। अब इसके उल्टा होता है निकट दृष्टि दोष। निकट में क्या होगा, निकट में दिखेगा और दूर में नहीं। ठीक है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी। अब पूछ रहा है कि इसके निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। एक फार्मूला रखिएगा याद, 3 4। ठीक है, 2 3 3 4, तो 2 के साथ 3 का कॉम्बिनेशन होगा और 3 के साथ 4 का। जैसे दूर है, दूर में कितने लेटर हैं, 2, तो इसके निवारण में कितने अक्षर होंगे, 3। ठीक, तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस होगा। ऐसे ही एक है निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में कितने अक्षर हैं, 3। इसके निवारण में जो लेंस प्रयोग होगा उसको हम कहेंगे 4, जिसमें लेटर होंगे। तो 2 3 3 4, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, याद रहेगा हमेशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि कौन सी है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।
तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि हीट ट्रांसफर में कौन सी मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो कौन सा ऐसा मीडियम है जिसमें जो है हीट ट्रांसफर में आवश्यक नहीं है मीडियम। तो चालन, संवहन, विकिरण, इसमें से देखते हैं। चालन क्या होता है, दो वस्तु हैं उसके बीच आपस में संपर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और वह एक वस्तु दूसरी वस्तु को ठंडा कर देगी। जैसे लोहा प्लस हाथ, हाथ और हम लोहे को टच कर रहे हैं तो हमारे जो, जैसे हमारा शरीर क्या है, ठंड है और लोहा गर्म है, तो उसका जो हीट है हमारे हाथ के हीट से संतुलन बनाएगी, तो उसमें हीट ट्रांसफर होगा, उसको हम चालन कहते हैं। चालन के लिए दो पदार्थों का आपस में मिलना आवश्यक, ठीक। तो दूसरा है संवहन। संवहन में क्या होता है, संवहन में जैसे ये हुआ वायुमंडल, ठीक, यहाँ है नीचे सागर, यहाँ से वेपोराइजेशन होगा, ऊपर बादल बनेंगे। तो इस संवहन के रूप में जो नीचे से हवा है, पानी है, वो आर्द्र वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा, बादल बनेगा, संवहन होगा, उसको हम कहते हैं संवहन। क्योंकि यहाँ से जो है ट्रांसफर हीट हो रही है गर्म हवा के रूप, ठंडी हवा से गर्म हवा के रूप में, तो उसको हम कहेंगे संवहन, ठीक। इसके लिए माध्यम आवश्यक होता है। जैसे इसमें माध्यम क्या है, हमारा जो वर्तमान में धरातल है, इसमें हम किसी भी वस्तु में आसपास हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। और यदि उसके बीच में, जैसे ये एक चाक पेन है, इसके बीच में और दूसरी वस्तु, इसके बगल में कोई वस्तु हो और हम हाथ जो है उसके बगल में रखें, तो डायरेक्ट हमें पदार्थ जो है गर्म या ठंड नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें हम दूसरा माध्यम यूज कर रहे हैं, ठीक। तो उसका प्रभाव पड़ेगा, यानी कुछ वस्तु अगर उसके बीच में आ जाएगी तो उसमें हीट ट्रांसफर में दिक्कत होगी या कम होगी। ऐसे संवहन में भी, इसमें भी बीच में पर्दा लगा दिया जाए कुछ भी, तो उसकी वजह से हीट ट्रांसफर कम होगा, तो वो संवहन माध्यम से प्रभावित हो रहा है। लेकिन विकिरण, विकिरण जो है, रेडिएशन जो है, किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सूर्य का प्रकाश है, ठीक, इससे एनर्जी आ रही है और ये बिना मीडियम में, ये जो है किसी भी वस्तु में आराम से वो विकिरण पहुंचेगा, किसी भी माध्यम में हो, चाहे वो बादल हो, चाहे वर्षा का सीजन हो, हर सीजन में वो रेडिएशन आएगा ही। उसके लिए जो हीट है, जो गर्मी है, वो वायुमंडल में आएगी ही, उसके लिए कोई भी माध्यम आवश्यक नहीं होता है, ठीक। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विकिरण, इसके लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लंबी कूद का खिलाड़ी कूदने से पहले कुछ दूरी दौड़ता हुआ आता है। दोस्तों यह आप अक्सर सुने होंगे, जहां कहीं भी ऊंची कूद, लंबी कूद प्रतियोगिता होती है, वहां जो धावक होता है, जो कूदने वाला खिलाड़ी होता है, वो पहले पिकअप बनाता है, यानी बहुत पहले से जो है रनिंग करता आता है, फिर अचानक छलांग लगाता है। तो उससे क्या होगा, न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहता है उसको गति का जड़त्व मिल जाता है। क्या मिल जाता है, गति का जड़त्व। माने जैसे अचानक गाड़ी चल रही है, बहुत तेज से बस चल रही है, उसमें आप बैठे हुए हैं, तो आप गाड़ी के साथ चल रहे हैं, अचानक ब्रेक मार दे गाड़ी, तो आप जो है क्या होंगे, आगे की ओर झुक जाएंगे, आगे की ओर गिर जाएंगे। क्यों, क्योंकि उस गति के कारण हमारा शरीर भी उस गति के जड़त्व के रूप में आ जाता है। वैसे ही जब एक खिलाड़ी, जो लंबी कूद वाला प्रतिभागी है, वो जब कूदने के लिए पीछे से रन करता आता है, उसको एक मोशन मिल जाता है गति का, और उस गति का जड़त्व तो ये कहता है कि अचानक आप कहीं भी रुक जाएंगे, फिर भी उसमें आपको गति का जड़त्व रहेगा, यानी गति रहेगी आपके शरीर में। तो जब आप कहीं भी जंप करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा रुक करके जब जंप करेंगे, तो उस गति के जड़त्व के कारण आप जो है, यहाँ से अगर छलांग लगा रहे हैं, आपको यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ से आप जो रुक करके जंप करेंगे, तो आप जो है यहाँ से क्या करेंगे, कोई लड़का यहाँ जो है जंप करना चाह रहा है, तो यहाँ से जंप करेगा, तो उसको पर्याप्त मात्रा में क्या मिल जाएगा, गति का जड़त्व मिल जाएगा, क्षैतिज वेग मिल जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम, क्षैतिज वेग, ठीक, क्षैतिज वेग मिल जाएगा, क्षैतिज गति के लिए, और फिर वहां से वो जो है डायरेक्ट अपने उस स्थान पर जंप कर लेगा। इसीलिए जो लंबी कूद का खिलाड़ी होता है, उसको जंप करने से पहले लंबी छलांग लगाता है, कूदता है ऊंचे की ओर, ठीक, वो 45 डिग्री के कोण पर गिर जाता है। ऐसे भाला फेंक और उसमें गोला फेंक प्रतियोगिता में भी होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज किसने करी थी? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, ठीक, पृथ्वी उसमें एक पिंड है,
तो उसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन, और इन्होंने जो फार्मूला दिया था F बराबर G m1m2/r², ठीक, ये गुरुत्वाकर्षण नियम का फार्मूला दिया था इन्होंने। ठीक, तो ये गुरुत्वाकर्षण नियम है और न्यूटन ने दिया है। परमाणु बम किस क्रिया पर काम करता है, हमने पुराने प्रश्न में डिस्कशन किया है। नाभिकीय विखंडन पर जो है काम करता है, उसको हम कहते हैं अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। ठीक है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में कौन सा बम काम करता है, परमाणु बम। और यदि हम उसको कहें कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के द्वारा हम किसमें काम करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में, परमाणु भट्ठी में। किसमें काम करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में। इसको हम क्या कहते हैं, परमाणु भट्ठी। ठीक, परमाणु भट्ठी से हम क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जो पावर प्लांट होते हैं, परमाणु संयंत्र होते हैं, जैसे रावत भाटा, काकरापार, कल्पक्कम, ऐसे, तो वहां नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, जिसमें नियंत्रण के लिए नियंत्रक क्षण होते हैं कैडमियम बोरान की, और ग्रेफाइट यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, एक महान वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने कहा कि एक ही समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन के वेग को निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी अनिश्चित होता है, एक ही समय पर एक ही जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्थिति और वेग को एक समय में हम निश्चित नहीं कर सकते, अनिश्चित होता है। उसको हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत नाम दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है दोस्तों, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है किसी भी क्षेत्र में, जो वायु के द्वारा धरातल के किसी भी क्षेत्र पर लगाया गया जो बल है, वायु के द्वारा किसी भी क्षेत्र विशेष में लगाया गया जो बल है, उसको हम वायुदाब कहते हैं। और उसको मापने वाला जो यंत्र होता है उसका नाम है बैरोमीटर। बैरोमीटर की खोज जो है गैलीलियो ने की थी। खोजकर्ता कौन है, गैलीलियो। ठीक है, तो खोजकर्ता है गैलीलियो, 1643 में इन्होंने खोज की थी, और इसका नाम है बैरोमीटर या वायु दाब मापी। हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वायु दाब मापी। तो वायु दाब मापी हिंदी में कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। और अगला प्रश्न पूछ रहा है, जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी क्या है। तो जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण। ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण, कैल्शियम को Ca से दर्शाते हैं, मैग्नीशियम को Mg से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पास कैपिटल M होता है, स्मॉल g होता है, Mg। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जो है जल की कठोरता को बताते हैं। जल की कठोरता को कैसे हम जान सकते हैं, तो जल वह कठोर जल कहलाता है जो साबुन को अगर उस जल में हम घोलें तो झाग उत्पन्न नहीं होता, झाग बहुत कम उत्पन्न होता है, ऐसे जल को हम कठोर जल कहते हैं। उसमें लवणीय जल होता है, पीने में जो है मीठा नहीं लगता। ठीक है, तो उसको हम कठोर जल कहेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने करी थी दोस्तों, चेचक को स्मॉल पॉक्स कहते हैं। चेचक को क्या कहते हैं, स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स चेचक को कहते हैं। तो चेचक के टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो हैं एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज करी थी। एक समय में दुनिया में बहुत ज़्यादा चेचक फैला हुआ था। ठीक है, और 1980 में इस बीमारी को WHO ने समाप्त घोषित कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा दर्पण वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए किया जाता है। तो ये जो प्रश्न है, पश्च दृश्य का मतलब होता है साइड मिरर। ठीक, बगल का देखने, बगल के पीछे देखने के लिए, जैसे हम 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में जा रहे हैं, ड्राइवर की बगल वाली सीट में जो दर्पण लगा होता है पीछे की वाहन को देखने के लिए कि कितनी गाड़ियां आ रही हैं, हमारे पीछे कितनी गाड़ियां हैं, जस्ट पीछे कौन सी है, ये सब पता चल जाएगा। तो इसमें जो दर्पण होता है ये होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। और ये उसको हम कहते हैं अभिसारी दर्पण। क्या कहते हैं, अभिसारी, यानी ये फोकस्ड वाला, अच्छी फोकस दूरी होती है, अच्छी फोकस वाला।
तो अच्छी फोकस वाला उत्तल दर्पण यूज होता है और साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी से भरे कप में पड़ा सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है, क्यों? तो दोस्तों ये प्रश्न जो है, पानी से भरे कप में एक पड़ा सिक्का ऊपर उठाई हुआ दिखाई देता है, क्यों? तो इसका आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी जो पानी है, ये जो मान लीजिए पानी है और उसमें ये कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। ठीक, पानी कैसा है? सघन माध्यम। और यहाँ से कोई किरण अगर बाहर जा रही है तो बाहर जा रही है तो सीधा जाना चाहिए, लेकिन वो अभिलंब से थोड़ा दूर हो जाती है, मुड़ जाती है। तो इसीलिए सिक्का तो यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन वो दिखेगा कहाँ? यहाँ दिखेगा। ठीक, अगर यहाँ से किरण ऐसे मान लें इधर जा रही है, सिक्का तो यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन दिखेगा किधर? दिखेगा यहाँ पास, तो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और प्रेक्षक की आंख जो है यहाँ से वस्तु को देख रही है, तो क्या उसको लगेगा कि वो ऊपर उठा हुआ है? इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अग्निशामक यंत्रों में उपयोग होने वाला क्या है? अग्निशामक यंत्र क्या होता है? अग्निशामक यंत्र होता है कि आग को बुझाने वाला यंत्र। अग्निशामक का मतलब अग्नि को समन करने वाला, आग को रोकने वाला, आग को बुझाने वाला यंत्र होता है। उसमें क्या उपयोग करते हैं? उसमें उपयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का उपयोग करते हैं तो आग बुझ जाती है। तो CO2 ध्यान रखिएगा, इसको बुझाने में काम करते हैं। और क्या उपयोग करते हैं आग बुझाने में? रेत का इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, चलिए चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछ रहा है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 एक ऐसा मिशन है जो चंद्रयान है, चंद्र मिशन है एक प्रकार का। और एक हुआ था चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट जो है ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। और यदि चंद्रयान 2 की बात करें, चंद्रमा के लिए भेजा गया दूसरा मिशन था और ये भेजा गया था 22 जुलाई 2019। ठीक है, और 2019 को भेजा गया था किसके द्वारा? तो GSLV Mk3Mi, इसको बाहुबली रॉकेट भी कहा गया है, बाहुबली रॉकेट। तो ये जो रॉकेट था, ये जो प्रक्षेपण यान था GSLV Mk3Mi, बाहुबली इसका नाम दिया गया था। तो इसके द्वारा चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया था। हालांकि यह मिशन अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने से 2.5 किलोमीटर पहले ही जो मेन कंट्रोल सेंटर है वहां से अपना कांटेक्ट खो दिया। और इसमें जो है कई भाग थे, जैसे प्रज्ञान था, रोवर, विक्रम, ठीक है, विक्रम लैंडर था, प्रज्ञान था और मेन कैमरा था। तो यहाँ पास पूछ रहा है कि किसके द्वारा सफल प्रक्षेपण किया गया था? GSLV Mk3 रॉकेट के द्वारा, जिसको बाहुबली रॉकेट कहा गया, भारी रॉकेट का उदाहरण है। इसके अलावा चंद्रयान 3 अभी भेजने की तैयारी में है, 2023 में ही इसरो का प्रयास है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों इस प्रश्न को आप पूरा पढ़ के देखें तो इसमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, भूमि जल सभी शामिल हैं, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो कि बिंदु पर घेरे हुए हैं, भौतिक जैविक सभी सांस्कृतिक घटक हैं। तो कुल मिलाकर ये सब पर्यावरण है। पर्यावरण का मतलब हमारे चारों तरफ का ऐसा आवरण जिसमें भौतिक घटक, जैविक, अजैविक सभी घटक सम्मिलित हैं और व्यक्ति उसमें से अपनी अंतरक्रिया कर रहा है, पारस्परिक क्रिया, वो सभी पर्यावरण में सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं। धारणी विकास के संबंध में पूछ रहा है, अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय क्या है? अंतर पीढ़ीगत का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। क्या है इसका मतलब? पीढ़ी दर पीढ़ी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होगा भाई? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो धारणी विकास है ये बना रहेगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संसाधन बने रहेंगे उसको हम धारणी विकास कहते हैं। तो कौन से संसाधन की बात कर रहा है? प्राकृतिक संसाधन। जैसे आज जितना जल है वो हमेशा आने वाले समय में बना रहे। जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे मिट्टी, खनिज, ये भी आने वाले समय के लिए बने रहें, उसके लिए हम धारणी विकास की बात करते हैं। आज सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी के लिए एक नया शब्द दिया है, उसको क्या कहते हैं? और सतत विकास। सतत विकास। तो सतत विकास का मतलब क्या है? जो चीज आज उपलब्ध है प्राकृतिक रूप से वो उसी तरह से आने वाले समय में भी बनी रहे, यानी बहुत कम ना हो। इसका मतलब जैसे हमारा जीवाश्म तेल है, यानी केरोसिन, पेट्रोलियम, डीजल, ये जो जीवाश्म के रूप में हम निकाल रहे हैं वो तो सीमित है, आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे। तो सरकार क्या प्रयास कर रही है?
हम एलपीजी का इस्तेमाल करें, बायो सीएनजी का इस्तेमाल करें, इथेनॉल मिक्स करके डीजल का उपयोग करें, पेट्रोल का उपयोग करें, और प्राकृतिक गैस जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्रिक ऊर्जा, इनका इस्तेमाल करें और नई एनर्जी क्रिएट करें। इसी को हम कहते हैं हरित विकास। तो यहाँ सतत विकास भी इससे रिलेटेड है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात कर रहा है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? दोस्तों, वायुमंडल में कई गैसों का मिश्रण है, उसमें से 78% होती है कौन सी होती है? नाइट्रोजन, और 21% होती है ऑक्सीजन, ठीक है, और आर्गन होती है 0.93%, CO2 होती है 0.03%, और अन्य गैसें होती हैं, ठीक है। चलिए, पृथ्वी सम्मेलन +2 आयोजित कब हुआ था? दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है पृथ्वी सम्मेलन +2। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन। तो फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 1992 में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो, ठीक है, और रियो डी जेनेरो में हुआ था पहला पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। तो इसके 5 साल बाद +5 अगर कर देंगे 1997 हो जाएगा। तो यहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में, यहाँ हुआ था, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये कहाँ है? दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो रिसर्च सेंटर है 1958 में है, नागपुर में है, भारत में नागपुर में स्थापित किया गया है। नगरीकरण औद्योगिकरण किसके लिए हानिकारक है? नगरीकरण औद्योगिकरण किस लिए हानिकारक है? नगरीकरण औद्योगिकरण अगर होगा प्रदूषण बढ़ेगा, ठीक है। तो संतुलित विकास के लिए हानिकारक है क्या? बिल्कुल सही। पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए सही है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए सही। तो सभी के लिए ये जो है हानिकारक है। ज़्यादा नगरीकरण कर देंगे, ज़्यादा औद्योगिकरण कर देंगे तो ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण होगा, खाद्यान्न उत्पादन कम हो जाएगा, लोगों में बीमारियां पैदा होंगी। तो ये सारे जो है फैक्ट इसको प्रभावित कर रहे हैं। सही हो जाएगा सभी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो दिए गए जो स्टेटमेंट हैं इनमें पूछा रहा है कौन सा सही नहीं है। तो जैविक और अजैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है, बिल्कुल सही, सभी संगठक होते हैं। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, बिल्कुल सही। पारिस्थितिक तंत्र मतलब पृथ्वी, हरे पौधे, जीव जंतु सब है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, प्राकृतिक रूप से उत्पादन होते हैं, सभी पौधे होते हैं। यह एक बंद तंत्र होता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे एक घास है, घास को कौन खाती है? गाय। गाय को कौन खाते हैं? मांसाहारी जीव, ठीक है। तो इस तरीके से एक जीव से दूसरे जीव में एनर्जी जा रही है, पोषण स्तर एक दूसरे से बढ़ रहा है। तो एक एनर्जी दूसरे जीव में जा रही है, यानी आपस में क्या है? वो खुला तंत्र है। क्या है ये? खुला तंत्र है। यानी एक शाकाहारी, पौधे क्या है? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो उत्पादक है और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसको खाता है शाकाहारी, शाकाहारी को खाते हैं मांसाहारी, और शाकाहारी मांसाहारी दोनों को खाने वाला होता है सर्वाहारी। तो इस तरीके से ये एक बंद तंत्र है, ये खुला तंत्र नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा क्या? गलत। यहाँ बंद तंत्र नहीं होगा, खुला तंत्र होगा, ठीक है। चलिए, इकोसिस्टम के संबंध में क्या सत्य है? तो इकोसिस्टम के संबंध में जो सत्य कथन की पहचान है, इसमें सही हो जाएगा आपका कि प्राथमिक उपभोक्ता पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, ये गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या से अधिक होते हैं, ये गलत है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, ये बिल्कुल सही है। द्वितीयक उपभोक्ता भी गलत हो जाएगा। इसमें ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से ज्यादा होते हैं। तो जैसे हरे पौधे क्या है? हरे पौधे हैं उत्पादक, ठीक। और शाकाहारी क्या है? शाकाहारी हो गए फर्स्ट उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। तो भाई आप देखो, शाकाहारी जीवों की संख्या हरे पौधों से ज्यादा है क्या? नहीं। यानी उत्पादक ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। किससे? प्राथमिक उपभोक्ता से, शाकाहारी से। तो सही है, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारितंत्र में जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो अभी हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया है
इसमें हरे पौधे क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से और जल से क्रिया करके भोजन अपना ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ऑक्सीजन उन्हें मुक्त करते हैं। तो पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका अनुक्रम क्या सही है? तो चलिए बताइए, पारितंत्र में घटती उत्पादकता का मतलब होता है उनकी संख्या कम है। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पहला सी नंबर। सबसे ज्यादा है मैंग्रोव वन, फिर घास स्थल, फिर झील, महासागर। यानी मैंग्रोव में सबसे ज्यादा होगी, फिर उससे कम घास स्थल में, फिर झील में, फिर महासागर में। तो सबसे ज्यादा किसमें होगी? मैंग्रोव वन में, जो समुद्र तट के किनारे होते हैं। मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर, सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जो मरीन है, नेशनल सेंटर फॉर मरीन एंड समुद्रिक बायोडाइवर्सिटी, समुद्री जैव विविधता क्षेत्र जो केंद्र है, वह स्थापित किया गया है जामनगर। और जामनगर कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात में जैव विविधता मरीन जो सेंटर है स्थापित किया गया है जामनगर क्षेत्र में। हाँ, कौन सा एक हरित गृह गैस नहीं है दोस्तों? हरित गृह गैस क्या होती है? हरित गृह गैस ऐसी गैस होती है जो तापमान को क्या कर देती है? तापमान को बढ़ाने का काम करती है। ठीक, हरित गृह गैस ऐसी गैस होती है जो ग्रीन हाउस यानी तापमान को बढ़ाने का काम करती है हमारे वायुमंडल में। तो वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, मीथेन को CH4 कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CCl2F2 कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं। तो ऑक्सीजन इसमें नहीं है, ऑक्सीजन तो प्राणवायु है, ये टेम्परेचर नहीं बढ़ाती। ठीक, इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? तो दोस्तों, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए कौन सा सत्य नहीं है? यह प्रशीतक के रूप में उपयोग में लाई जाती है, ये तो सही है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है, ये गलत है, क्योंकि यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है। यह समताप मंडल में ओजोन घटाने के लिए जरूरी है, उत्तरदायी है। बिल्कुल सही, जरूरी नहीं, उत्तरदायी है। माने जिसकी मात्रा बढ़ेगी तो ओजोन की परत घटेगी, इसीलिए CFC उपयोग रेफ्रिजरेटर वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है फ्रियान के रूप में। यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है, यानी क्षोभ मंडल में नुकसानदायक नहीं है, अक्रियाशील है, लेकिन ओजोन मंडल में यानी समताप मंडल में क्रियाशील है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आगे है एल्युमिनियम एक हरी धातु है और इसका स्पष्टीकरण दिया गया है, हमें मिलान करना है। तो एल्युमिनियम एक हरी धातु है, ये क्यों है? हरी धातु मतलब ग्रीन मेटल। क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि इसका उपयोग पुनः किया जा सकता है, पुनः उपयोग। तो जिस वस्तु को आप रिसाइकल कर सकते हो, पुनः उसकी दूसरी वस्तु बना सकते हो, वह क्या होती है? पर्यावरण प्रदूषण नहीं करती। जैसे आप एल्युमिनियम का बर्तन लिए और बर्तन वो खराब हो गए, फिर बर्तन को, अब उस एल्युमिनियम के बर्तन को कबाड़ में आप किसी बर्तन वाले को दोगे, तो वह उससे बदले में दूसरी वस्तु दे देगा एल्युमिनियम की, और उसको कम कीमत पे खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि वो खराब बर्तन को एल्युमिनियम के कंपनी में ले जाएगा, फिर से कंपनी में दे देगा, वहां से रॉ मटेरियल के रूप में उसको पुनः पिघला करके फिर नई वस्तु बना दी जाएगी एल्युमिनियम की। तो उससे एक ही धातु से, एक ही वस्तु से बार बार उसका पुनर्चक्रण करके उसका पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है, इसीलिए प्रदूषण मुक्त है। लकड़ी का स्थान लेकर वनों से बचाती है, गलत है। ये लकड़ी का स्थान नहीं लेती, वनों से बचाती, इसका कोई संबंध नहीं। ठीक है, बर्तन इसका पुनः बनाया जा सकता है। तो इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। और इसमें स्थान लकड़ी का लेकर वनों को बचाती है, ये हो जाएगा। स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है। यानी एल्युमिनियम के जो लकड़ी के जो बर्तन, उनके उपयोग करके हम एल्युमिनियम का उपयोग कर सकते हैं, तो वनों को बचाती है, ये इसका मतलब नहीं है। लकड़ी के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है, यानी लकड़ी की टेबल है, लकड़ी की थाली है, कुछ भी है, बनाई जा सकती है, उसके स्थान पर, लकड़ी के बर्तन के स्थान पर वो एल्युमिनियम का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसको बचाने का काम नहीं करती, क्योंकि एल्युमिनियम एक अलग कंटेंट है, अलग चीज है। तो बी नंबर हो जाएगा इसका सही। ठीक है, चलो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था दोस्तों? देश में जो वन्य जीवों को मार रहे हैं लोग बाग, जंगली जीवों को मार करके शिकार कर लेते थे, कोई औषधि के लिए, कोई तंत्र मंत्र के लिए, कोई मांस के लिए, तो उनको रोकने के लिए 1972 में कानून बनाया गया है, और इसके लिए बाकायदा शिकार करने वालों को दंडात्मक प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, BCG का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? BCG जो फुल फॉर्म है, बेसिलस
कलमाइट यूराइन, ये जो है टीबी का जीवाणु है। ठीक है, टीबी जो है जीवाणु के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है, और उसका नाम है बेसिलस कैलमाइट, सॉरी ये जो है ये बीसीजी टीका है। ठीक है, इसका टीका है टीबी का, इसका नाम है बेसिलस कैलमाइट यूराइन। ठीक, लेकिन इसका जो जीवाणु है इसका टीबी का, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस, तो उसका पूरा नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये इसका जीवाणु है जिसके कारण टीबी फैलता है। उसका टीका है बीसीजी का टीका, इसको तपेदिक कहते हैं। ठीक है, टीबी को और क्या कहते हैं, तपेदिक कहते हैं। तपेदिक के अलावा और क्या कहते हैं, इसको यक्ष्मा कहते हैं। यक्ष्मा के अलावा और क्या कहते हैं, क्षय रोग। ठीक है, इसमें लगातार 3 हफ्ते तक खांसी आए तो लोग इसको जो कोर्स होता है 6 मंथ का उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत की बात कही है और इसके लिए निःक्षय मित्र की नियुक्ति की जा रही है। पोलियो विषाणु की संघ को प्रभावित कर रहे हैं। तो पोलियो जो विषाणु होता है शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर रहा है, जिसके सारे जो अंग होते हैं शरीर के काम करना बंद कर देते हैं, तो व्यक्ति विकलांग हो जाता है। ठीक, तो तंत्रिका तंत्र इसके लिए प्रभावित है। पोलियो वायरस के कारण होता है। ठीक है, इसके लिए ओरल ड्रॉप पिलाई जाती है। मलेरिया किसके कारण होने वाला रोग है, तो दोस्तों मलेरिया जो है परजीवी के कारण होने वाला रोग है और इसको कहते हैं प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवा होता है। प्रोटोजोवा को ही परजीवी कहते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है मलेरी, एक होता है फ्लेवरम, ठीक, और एक होता है वाइवेक्स। इस तरीके से 4 टाइप का मलेरिया होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता योजना के नाम से जो योजना चलाई गई थी उसका पुराना नाम क्या था, प्रारंभ में कौन सी योजना थी, उसका नाम था मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना को 1995 में प्रारंभ किया गया था तमिलनाडु से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, इस नाम से राष्ट्रीय पोषण सहायता योजना। फिर बाद में 15 अगस्त 1995 से मिड डे मील योजना के नाम से इसको प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में सरकार ने इसका नाम बदल कर दिया है पीएम पोषण योजना। क्या नाम दे दिया है, पीएम पोषण स्कीम। ठीक है, तो याद रखिएगा मिड डे मील योजना का नया नाम हो गया है पीएम पोषण योजना। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल ये खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, आईसीडीएस योजना क्या है, आईसीडीएस का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये जो है बच्चों के लिए उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके टीकाकरण के लिए योजना है। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से इनकी योजना शामिल की गई है। 1975 में प्रारंभ हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, कुपोषण क्या है, कुपोषण में क्या होता है, शरीर की वृद्धि मानसिक और शारीरिक रूप से अवरुद्ध हो जाती है, व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, उसको हम कुपोषण कहते हैं। कुपोषण क्यों होता है, कुपोषण भोजन की पर्याप्त जो पोषक तत्व है उसकी कमी से भी हो सकता है, एक आनुवंशिक रूप से भी हो सकता है। तो शरीर की वृद्धि रुक जाना, शरीर का वजन कम हो जाना, पतले हाथ पैर तोंद निकल जाना, उपरोक्त सभी, तो सभी इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलो सर्वाधिक ऊर्जा किस भोज्य पदार्थ में उपस्थित होती है, दोस्तों ऊर्जा की प्राप्ति की मात्रा की दृष्टि से हम बात करें अगर, तो इसमें अगर 1 ग्राम खाओगे वसा तो मिलेगा 9.3 कैलोरी एक एनर्जी मिलेगी, और इसको खाओगे तो 1 ग्राम से 4 कैलोरी, इनको खाने में 1 ग्राम से 4 कैलोरी एनर्जी मिलेगी, लेकिन वसा से कितने मिलेगी, 9.3 कैलोरी। यानी ऊर्जा की दृष्टि से सबसे ज्यादा क्या फायदे करता है, वसा, फैट। ठीक, तैलीय पदार्थों में पाया जाता है और फलों में भी पाया जाता है, सब में थोड़ा थोड़ा। यकृत में क्या होता है, यकृत में संचित विटामिन जो होता है उसका नाम है विटामिन ए। यकृत में संचित विटामिन ए है, इसकी कमी से होता है रतौंधी और इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक, और इसकी कमी से लोगों को आंख में देखना बंद हो जाता है, और इसको विटामिन ए के स्रोत हैं पपीता, फल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन मोनोसेकेराइड नहीं है, दोस्तों मोनोसेकेराइड क्या होता है, तो मोनोसेकेराइड एक सरल शर्करा होती है,
सरल शर्करा, ठीक। मोनोसेकेराइड सरल शर्करा होती है जिसको खाने के बाद शरीर में पचाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप पच जाता है वो बहुत आसानी तरीके से, ठीक। तो कौन सा नहीं है, तो इसमें देखते हैं, इसमें जो नहीं है वो है ग्लूकोस है, लैक्टोस, फ्रक्टोस है, राइबोस है, लैक्टोस नहीं है। ये जो है ग्लूकोस प्लस गैलेक्टोस से मिलकर बनता है और यह एक प्रकार का क्या है, ये डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड ऐसे शर्करा को कहते हैं जो दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है, यानी दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बने उसको हम डाइसेकेराइड कहेंगे। जैसे ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड, गैलेक्टोस क्या है, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, और दोनों से मिलकर एक बनेगा डाइसेकेराइड, ये है लैक्टोस। लैक्टोस जो है दूध में उपस्थित ये शर्करा होती है, ठीक, जिसके कारण दूध हमें मीठा लगता है। तो दूध हमें मीठा क्यों लगता है, क्योंकि इसमें जो शर्करा होती है डाइसेकेराइड होती है और उसका नाम है लैक्टोस। एक तो सरल शर्करा कौन सी नहीं है, लैक्टोस नहीं है, बाकी सब सही है। जैसे ग्लूकोस हम लोग पानी में घोल कर पी जाते हैं, उसके लिए पचाने की जरूरत होती है नहीं, क्योंकि बहुत सरल जो है वो क्या है, बहुत सरल शर्करा है। लेकिन दूध अगर पीते हैं, दूध को पचाने में टाइम लगता है, कोई कोई को पचता भी नहीं है, दूध नुकसान करता है, तो उसमें क्या होती है, शर्करा, लैक्टोस होती है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा डाइसेकेराइड नहीं है, तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत अच्छा है, पूछा रहा है कि कौन सा डाइसेकेराइड नहीं, तो इसकी हमने बात करी थी। ये क्या होता है, ये होता है ग्लूकोस प्लस गैलेक्टोस, ठीक। तो गैलेक्टोस क्या है, मोनोसेकेराइड है, ये भी मोनोसेकेराइड है। सुक्रोस, माल्टोस, ये सुक्रोस जो होता है ये मोनोसेकेराइड है, सॉरी, ये जो है ग्लूकोस प्लस फ्रक्टोस ये होता है। और माल्टोस क्या होता है, माल्टोस होता है ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस। तो ये तीनों क्या है, मोनो डाइसेकेराइड है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी सभी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेल्यूलोस क्या है, सेल्यूलोस जो है पॉलीसेकेराइड है। सेल्यूलोस क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। सेल्यूलोस जो है 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है, मोनोसेकेराइड। तो 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड से मिलकर बने उसको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। यहाँ जो सेलुलोस होता है, सेलुलोस क्या होता है, पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोस की बनी होती है, ठीक है। दूध की शर्करा कैसी है, दूध की शर्करा लैक्टोस है, हमने बात करी। आगे बढ़ते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर या गला घोंटू, जिसको हम घेंघा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, घेंघा रोग, गला में फूल जाता है, ग्रंथि में सूजन आ जाता है, थायरॉक्सिन ग्रंथि में, तो गला घोंटू हो जाएगा। ये थायराइड जो ग्रंथि होती है उसमें, ठीक है। गला घोंटू या ग्वाइटर बीमारी होती है, आयोडीन की कमी से होती है, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है, तो दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये जब पानी में नाइट्रेट की अधिकता होती है, पानी में अगर नाइट्रेट तो ज्यादा हो जाए तो उस पानी को अगर पी ले बच्चा, तो अक्सर ये बच्चों में बीमारी होती है, छोटे बच्चों में। तो उनके नाइट्रेट में जो पानी होता है, पानी जाएगा उसमें नाइट्रेट होगा, नाइट्रेट जो है हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करेगा, हीमोग्लोबिन, ठीक। और वहां जो है व्यक्ति का शरीर नीला पड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, तो व्यक्ति का शरीर क्या है, नीला पड़ जाएगा, ठीक। शरीर नीला पड़ना, शरीर नीला पड़ना ये हो जाएगा, तो वो बीमारी हो जाती है बच्चों में, ब्लू बेबी सिंड्रोम, और बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। किसी वस्तु के स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे गिरने पर क्या होगा, तो दोस्तों कोई वस्तु अगर ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। यानी कोई भी वस्तु अगर ऊपर से गिर रही है, स्वाभाविक रूप से गति कर रही है, तो उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन स्थित तो नहीं है। स्थिति के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बना है, बांध में पानी भरा है इकट्ठा, तो उसमें स्थिति है बांध में, और जब खोल देंगे अचानक तो उसमें कितना, स्थितिज ऊर्जा के कारण पानी भागेगा बहुत तेज से, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी स्थिति के कारण। और अगर गति के कारण वस्तु में एनर्जी आती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा कम होगी, आंसर हो जाएगा। चलो
नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें पूछा गया है सार्वजनिक परिवहन के जो बस हैं, वाहन हैं, इसमें क्या होता है। तो देखें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित सीएनजी का प्रयोग करने के लिए प्रस्ताव संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पूछा गया है हाइड्रोजन सीएनजी का उपयोग का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन को विलोपन है, ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करती है। तो बसों के लिए ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है। तो क्या आंसर सही हो जाएगा। तो हाइड्रोजन CNG का उपयोग हो जाएगा तब मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन का विलोपन है। तो इसका मुख्य लाभ ये विलोपन नहीं होगा क्योंकि इससे भी थोड़ा बहुत मोनोऑक्साइड निकलेगी। ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करती है, बिल्कुल सही है, ये उत्सर्जन को कम करेगी। और बसों के लिए ईंधन के रूप में HCNG के साथ हाइड्रोजन आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। CNG की अपेक्षा HCNG ईंधन को कम खर्चीला बनाती है, नहीं, ये महंगा है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तरफ दिया गया है सूचियों के नाम और दूसरी तरफ दिया गया है आपका नाम, तो इनका हमें मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, लौह तत्व, आयरन होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व होता है। पीतल जो है कॉपर और जिंक से बनती है, कॉपर और जिंक बराबर पीतल। ठीक है, पीतल एक मिश्र धातु है जो कॉपर और जिंक से मिलकर बनती है। ठीक है, फ्यूज तार किससे बनता है दोस्तों, फ्यूज तार जो होता है ये होता है आपका टिन और सीसा की मिश्र धातु। टिन को बोलते हैं Sn प्लस, सीसा को बोलते हैं प्लम्बम। इन दोनों की जो मिश्र धातु है उससे बनता है फ्यूज तार। ठीक, और इसका होता है निम्न प्रतिरोध होता है, सॉरी उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोध होता है, निम्न गलनांक होता है। इसका मतलब क्या है, यह जो है जो सर्किट में इलेक्ट्रिक का फ्लो है वो आ रही है, उसके जो है परिपथ में जो धारा प्रवाह है वो अगर ज्यादा आ रहा है उसको रोकने का काम करेगा, और निम्न गलनांक का हो जाएगा मतलब जल्दी गल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक तरफ दिया गया है कौन से अम्ल में कौन सा अम्ल किस पदार्थ में होता है। लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, और ब्यूटेरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में। तो यानी जो दूध हम पीते हैं और दूध खट्टा हो जाता है, दही बन जाता है, मट्ठा बन जाता है, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका से बनता है, सिरका, ठीक है, जिसमें जल में एसिटिक अम्ल मिला दें सिरका बन जाएगा। साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, नींबू में जो खटाई होती है उसको हम साइट्रिक एसिड कहते हैं। ब्यूटेरिक अम्ल जब मक्खन खट्टा, मक्खन जो है, मक्खन मतलब मट्ठा से दही को मथने के बाद जो मक्खन निकलता है, नवनीत जिसको कहते हैं, कृष्ण जी खाते थे, तो उसमें जो मक्खन बासी हो जाता है यानी 2-3 दिन का पुराना, उसमें दुर्गंध युक्त जो मक्खन महक रहती है और उसमें जो खटाई रहती है उसको हम ब्यूटेरिक अम्ल कहते हैं। तो मक्खन में अम्ल ब्यूटेरिक अम्ल। ठीक है, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है, तो दोस्तों फलों में जो शर्करा होती है फलों में, उसको हम कहते हैं फ्रक्टोज। तो फलों में जो मिठास होती है उसको हम विज्ञान की भाषा में फ्रक्टोज शर्करा कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिरका क्या होता है, तो सिरका की बात हमने पुराने प्रश्न में कर ली थी कि जल का एसिटिक अम्ल में 5%, जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन सिरका होता है। सिरका का फार्मूला CH3COOH होता है, एक क्षारीय अम्ल होता है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नीले मीन पक्ष वाली महासीर इरावदी, ये नीले मीन पक्ष वाली महासीर ये मछली की प्रजाति है, कावेरी नदी घाटी में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इरावदी डॉल्फिन जंबल नदी, ये गलत है,
ये बंगाल की खाड़ी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बंगाल की खाड़ी और तटीय नदियों में, तटीय नदियों में होती, चंबल नदी में नहीं। मोर चाफ रस्टी रत्तीदार पूर्व घाट बिल्ली, पूर्वी घाट में पाई जाने वाली जो बिल्ली है, ये बिल्ली है। एक यहाँ से ये बिल्ली शब्द हट जाएगा। तो कुल मिलाकर ये पहला और तीसरा सही है, सी नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है आपका हरित लवक में। हरित लवक जो होता है पौधों की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, तो पौधों की पत्तियों में जो हरा रंग होता है, ठीक, उसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल में, ये जो क्लोरोफिल है इसको हम हरित लवक कहते हैं, जिसमें हरित पर्ण हरिम पाया जाता है। ठीक, इसी को हरित लवक कहते हैं। एक लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्णी, एक होता है अवर्णी, एक होता है हरित लवक। हरित लवक पत्तियों में पाया जाता है, अवर्णी लवक जड़ में पाया जाता है जिसका कोई रंग नहीं होता, वर्णी लवक फूलों में फलों में पाया जाता है जिसमें कोई कलर होता है। ठीक, पीतल क्या है? पीतल दोस्तों एक मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता से, कॉपर और जिंक से मिलकर बनती है। सी नंबर सही हो जाएगा। प्रेशर कुकर में दाल चावल आदि जल्दी पक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो प्रेशर कुकर में दाल चावल जल्दी पक जाते हैं क्योंकि जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, माने जल्दी तापमान बढ़ जाता है। ताप यानी बढ़ जाती है क्या? ऊष्मा, और ऊष्मा बढ़ने से क्या? प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक, अधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों के नाक से खून क्यों निकलने लगता है? क्यों? क्योंकि ये हो जाता है, वायु दाब हो जाता है कम, और शरीर का दाब, शरीर का रक्त दाब ज्यादा। शरीर का रक्त दाब ज्यादा होता है लेकिन वायु दाब क्या होता है? उसके अपेक्षाकृत कम होता है। इसीलिए क्या हो जाता है? वायुमंडलीय दाब अधिक, रक्त दाब कम, वायुमंडलीय दाब कम, रक्त दाब अधिक। सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, तो जब बाहर का प्रेशर हमारे शरीर के प्रेशर से कम हो जाएगा तब हमारे शरीर रिएक्शन करेगा, यानी ज्यादा प्रेशर डालेगा, इसीलिए नाक से खून निकलने लगता है। तुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों ये जो रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है ये है आपका तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में है। और यहाँ जो है रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र तुम्बा स्थापित किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसरो जो है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो जो है क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी क्या है? इसरो। इसरो का मतलब क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष का, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। विक्रम साराभाई, ठीक, विक्रम साराभाई का नाम याद रखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं। तो इसकी स्थापना पूछा गया 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पूछे अगर, तो हेडक्वार्टर बताएंगे आप कहाँ? बंगलुरु में। बंगलुरु क्या है? बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और यही है। ठीक है, बंगलुरु को भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन घाटी। एक इलेक्ट्रॉनिक शहर है। भारतीय उपग्रह जीसैट किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों जो भारतीय उपग्रह जीसैट है वो रिलेटेड है सैन्य संचार के लिए। जो हमारी बॉर्डर में सेना रहती है उसके लिए जो फोटो वगैरह है वो इस जीसैट उपग्रह से हमें मिलेगी। तो सैन्य उपग्रह के लिए, सैन्य उपयोग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों परिक्रमा करता है और यदि पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, परिक्रमा तो करता है लेकिन नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान किया जाता है। क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण जो है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसको अपनी गति करने के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान कर देता है, इसीलिए वह नहीं गिरता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वह एक त्वरण से, निश्चित त्वरण से करता रहता है गति। क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग कहाँ होता है? दोस्तों क्रायोजेनिक टेम्परेचर जो इंजन है, कृत्रिम इंजन, इनका उपयोग किया जाता है रॉकेट टेक्नोलॉजी में। ठीक है, रॉकेट टेक्नोलॉजी में क्रायोजेनिक टेम्परेचर वाले इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में करते हैं। ठीक, रॉकेट प्रक्षेपण के लिए। अब डीआरडीओ का पुराना नाम क्या है? डीआरडीओ का पूरा नाम, पूरा नाम, तो डीआरडीओ का है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन
ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ये जो है भारत की रक्षा एजेंसी है। कैसी है ये? रक्षा एजेंसी, जो रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में अनुसंधान का काम करती है, रिसर्च का काम करती है, खरीदने और निर्मित करने का काम करती है। तो आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, दिल्ली में इसका मुख्यालय है, 1958 में स्थापना हुई थी। संचार उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों जो संचार उपग्रह इनमें से है वो है इनसेट, इसका नाम है INSAT, इसका पुराना नाम है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ठीक है। तो ये इनसेट कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस उपग्रह को आई इन द स्काई कहा जाता है? कार्टोसैट। कार्टोसैट उपग्रह ऊपर जो भेजा गया है अंतरिक्ष में, पृथ्वी के जो है फोटो लेने के लिए भेजा गया है। तो आई इन द स्काई, आई मतलब आंख, आसमान में आंख, इसका नाम दिया गया। ये है आंसर इसका है कार्टोसैट, कार्टोसैट, ठीक है। गगन क्या है? तो दोस्तों गगन एक अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मिशन जो सरकार ने भारत द्वारा स्थापित किया गया है। यह एक प्रकार का क्या है? गगन एक नौवहन उपग्रह है और इसका पूरा नाम है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड सैटेलाइट, ठीक है। और ये जो है इसरो का और AAI का, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, यानी हमारी जो वायुयान यात्रा है उसको आसान बनाने के लिए, नेविगेशन सिस्टम को अच्छे से जांच करने के लिए ये उपग्रह मदद करेगा। इसको हम नेविगेशन सैटेलाइट भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गगन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये जो स्थित है सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग के बारे में रिसर्च करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए ये स्थित है आपका देहरादून उत्तराखंड में। ये भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। अगर पूछ ले राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, ठीक। तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र अगर पूछे तो बताएंगे हम हैदराबाद। क्या बताएंगे? हैदराबाद में, ठीक है। चलिए, हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उपग्रह केंद्र कहाँ है? तो इसका उपग्रह केंद्र कहाँ है? बंगलुरु कर्नाटक में। आंसर हो जाएगा बंगलुरु कर्नाटक, ठीक। भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित उपग्रह कहाँ है? तो दोस्तों भूस्थैतिक कक्षा जो होती है उसको हम कहते हैं GSLV। क्या कहते हैं? GSLV, जियो सिंक्रोनाइज्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो है स्थापित उपग्रह क्या होते हैं? तो वह पृथ्वी से हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देते हैं, और ये आंसर हो जाएगा पृथ्वी से हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देते हैं। ये जो उपग्रह होते हैं ये 36,000 किलोमीटर हाइट में होते हैं, और भूमध्य रेखा से 0 डिग्री कोण पर, ठीक है, भूमध्य रेखा से 0 डिग्री कोण पर ये जैसे पृथ्वी है, इससे ये यहाँ सैटेलाइट स्थापित किया गया, तो वो जो है एक ही स्थान पर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है, ठीक, तो उसी तरीके से वो भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रहा है पृथ्वी का, तो हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देगा। तो ये हो जाएगा भूस्थैतिक कक्षा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। IIST का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों IIST जो है इसका पूरा नाम हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST, ये जो है चेन्नई में है। कहाँ है ये? चेन्नई में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सत्यभामा सैट क्या है? तो सत्यभामा सैट एक सैटेलाइट है, और यह एक विश्वविद्यालय के द्वारा स्टूडेंट एजुकेशन के क्षेत्र में लॉन्च किया गया है। तो सत्यभामा सैट एक एजुकेशन सैटेलाइट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, हमने बताया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते। तो दोस्तों नमक जो होता है, नमक क्या करता है जिसके कारण जीवित नहीं रह पाते? मतलब ज्यादा नमक डाल दो अचार में तो उसमें बैक्टीरिया नहीं लगेगा, यानी वो अचार सड़ेगा नहीं। तो क्या होता है उसमें, ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस पर सतह पर मर जाते हैं, माने उनका जो जीव द्रव्य होता है वो नमक के कारण समाप्त हो जाता है, और उनका जो है जीवन होता है समाप्त हो जाता है बैक्टीरिया का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाणु से संबंधित कौन से कथन सही हैं? दोस्तों बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया है, बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सही है? सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, जीवाणु विविध पोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। तो
क्या होगा आंसर? सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, गलत। सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, गलत। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने करी? पेनिसिलिन की खोज करने वाले व्यक्ति थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करी थी, और पेनिसिलिन एक प्रकार का जो पहली एंटीबायोटिक दवा है, पेनिसिलिन ही खोजी गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। श्वेत रक्त कणिकाएं अथवा WBC, श्वेत रक्त कणिकाओं को और हम क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाओं को हम WBC कहते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं वो? तो वो करती हैं आपका रोगाणुओं का विनाश करती हैं, शरीर को रोगों से रक्षा करती हैं, उनको हम WBC कहते हैं। RBC क्या करती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हमारे शरीर में खून में करती है, उसको हम RBC कहते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती है? ब्लड प्लेटलेट्स जो होती है, रक्त बिंबाणु जो होते हैं, हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। तो आंसर हो जाएगा WBC का, रोगाणुओं से रक्षा। ठीक है, चलिए। लार्वा का कुछ उत्परिवर्तनों के द्वारा वयस्क जंतु में बदलना क्या कहलाता है? जैसे मच्छर का सबसे प्रारंभिक चरण होता है लार्वा। ठीक है, अंडे से लार्वा से फिर मच्छर बनते हैं, तो उसका जो अंत जंतु में बदलना, उसको हम कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। ठीक है, शरीर में बदलाव। आगे बढ़ते हैं। किसी ठोस पदार्थ के सीधे गैसीय अवस्था से ठोस से गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन जैसे कपूर में होता है, कपूर और नौसादर। ठीक है, नौसादर मतलब NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक, तो इनको हम जलाएंगे अगर, तो सीधे ठोस से गैस में बदल जाएंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु उपयोग की जाती है? तो दोस्तों, गैल्वेनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोहे वस्तु को क्या करते हैं? इसमें जिंक के विलयन में हम क्या कर देंगे? उस लोहे धातु को डुबा देंगे, उसको हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहे धातु की जो जिंक धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों, हम 85 क्वेश्चन में देखते हैं, पूछा गया है किस आंदोलन को, चिपको आंदोलन का नेता किसको कहा जाता है? तो इन जो नायक दिए हैं, जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, इनमें से हमें बताना है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे रहा है। तो दोस्तों, ये महान शख्सियत है सुंदरलाल बहुगुणा जी, और उत्तराखंड में पहले इसका नाम था उत्तरांचल प्रदेश। तो यहाँ 1974 में एक आंदोलन हुआ था वृक्षों को बचाने के लिए, यानी वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए और पर्यावरण को एक प्रकार से संरक्षण देने के निमित्त यह आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट इन्हीं के साथ में थे। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट, और इसके अलावा एक नाम है गौरा देवी। इन 3 व्यक्तित्व के नाम आप याद रखेंगे, इस आंदोलन से सीधा रिलेटेड था। एक और अमृता देवी बिश्नोई आंदोलन था राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संकट से क्या मतलब है? ऊर्जा संकट का जो पूछा गया है सवाल, इसमें ये पूछा गया है कि ऊर्जा संकट होता क्या है? तो दोस्तों, ऊर्जा संकट का मतलब होता है ऊर्जा की कमी या ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता ना हो, उसे हम ऊर्जा संकट देंगे। तो इसमें जल विद्युत की कमी होगी क्या? इसको स्पष्ट नहीं करेगा। दूसरा है कुपोषण के कारण शरीर में ऊर्जा का ह्रास, ये भी नहीं होगा। तापीय ऊर्जा की कमी, ये भी नहीं होगा। कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन हमारे पृथ्वी में कम मात्रा में है या सीमित मात्रा में है, तो वो जब तक उपलब्ध है तब तक उनका इस्तेमाल कर सकेंगे, और जैसे ही वो खत्म हो जाएंगे हमारी ऊर्जा पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो भविष्य की ऊर्जा मांग को देखते हुए हमें अन्य वैकल्पिक स्रोतों को भी तलाशना होगा। तो इस ऊर्जा संकट को हम यहाँ से ये D नंबर से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों, भारत दुनिया भर में ऊर्जा की वैकल्पिक स्रोतों के बढ़ावा देने के विकल्पों पर विचार कर रहा है और उस तरफ कदम भी बढ़ा रहा है। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से दुनिया भर में एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने का काम किया है, वह एक काबिले तारीफ है। ठीक, उनमें उष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित देशों को आपस में मिला करके सौर ऊर्जा का यानी सोलर एनर्जी का हम एक अच्छा इस्तेमाल कर सके और दुनिया भर में जो जीवाश्म ईंधन उपलब्ध हैं उनका प्रयोग कम से कम कर सकें विद्युत उत्पादन में, तो सोलर एनर्जी का अच्छा प्रयोग करने की पहल की गई है। और उसका जो सम्मेलन है ये 2019 में और 2020 में लगातार नई दिल्ली में आयोजित किया गया है।
इसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ है? गुड़गांव का नया नाम है, ये हरियाणा में है, ठीक है, दिल्ली के पास। तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, भारत में। और यह एकमात्र अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय है जिसका मुख्यालय भारत में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो दोस्तों इनमें से प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा ईंधन है जिनमें से न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है, मतलब जो भी इसमें ईंधन दिए गए हैं उनमें से ऐसा कौन सा ईंधन है जिसका हम प्रयोग करेंगे तो जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो सबसे कम होगा। तो डीजल से तो ज्यादा होता है, कोयला से भी ज्यादा होता है, मिट्टी का तेल, केरोसिन, इन सबसे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है और वायु प्रदूषण होता है। लेकिन हाइड्रोजन से प्रदूषण नहीं होगा। तो इसको जो है भविष्य का ईंधन भी कहा गया है, हाइड्रोजन को भविष्य ईंधन भी कहा गया है, इसको ग्रीन ईंधन भी कहा गया है। ग्रीन ईंधन क्यों कहा गया है? तो दोस्तों ग्रीन शब्द जहां भी मिले, किसी भी शब्द में अगर ग्रीन लगा हो उसका सीधा मतलब संबंध होता है कि वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, ठीक है। तो पर्यावरण की दृष्टि से जो अच्छे काम होते हैं उनमें हम ग्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ग्रीन बिल्डिंग, अगर हम किसी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग कहें या हरित इमारत कहें, इसका मतलब ये है कि उस बिल्डिंग में जो भी चीजें जैसे विद्युत सप्लाई है वो सप्लाई किससे आ रही है, तो हो सकता है उसका सोर्स जो है सोलर एनर्जी हो। वाटर का उपयोग करके उसका वाटर रिसाइकल करके, मतलब एक पानी का उपयोग कई कामों में किया जा सकता है। जैसे आप नहाए से बाद जो पानी निकला उसका पुनर्चक्रण करके उसका माली जो बगीचा, जो बाग होता है, जो गार्डन होता है, उसमें सिंचाई में भी उपयोग कर सकते हैं। कई कामों में वाटर रिसाइकल करके हम जल का पुनः उपयोग कर सकते हैं, ठीक। हवा, खिड़की, घर ऐसे बनाए जिसमें हम प्राकृतिक हवा का आनंद ले सकते हैं, तो एसी और पंखे कम चलाने पड़ेंगे। तो इस तरह से जो बिल्डिंग डिजाइन की जाती है, बनाई जाती है, उनको हम हरित इमारत कहते हैं। तो ग्रीन शब्द से समझ गए, कहीं भी लगा होगा इसको मतलब वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। तो इसमें हाइड्रोजन जो है इको फ्रेंडली है और यह जो है प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता। आगे है जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों जैव विविधता ये शब्द ही स्पष्ट करता है कि जीवों में विविधता, जीवों में, जीव मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु, ठीक है, इनमें जो विविधता है वो प्रजातियों की विविधता है। माने कई किस्म के पेड़ होते हैं, कई किस्म के जीव जंतु होते हैं, तो उन सब की किसी भी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली विविधता ही क्या कहलाती है? जैव विविधता। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, तो इसका आंसर सटीक हो जाएगा पहला, किसी भी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। प्रजातियां किसकी होंगी? जीवों की। जीव में कौन कौन आएंगे? पेड़ पौधे और जीव जंतु सब आएंगे। हाँ, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? दोस्तों इन दिए गए विकल्पों में हम अगर चयन करें कि सबसे ज्यादा जो जैव विविधता है वो कहाँ पाई जाती है, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। इसको और क्या कहा गया है? इसको और कहा जाता है साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली जो है, साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। और यहाँ जो है सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है और ये पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। पश्चिमी घाट का दक्षिण विस्तार कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट का दक्षिण विस्तार। तो हमारा जो भारत है, हमारा अगर भारत की बात करें तो भारत में जो पश्चिमी घाट पर्वत है वहां जो है सबसे ज्यादा जैव विविधता है। तो जाहिर सी बात है जो दक्षिण और समुद्र तट के क्षेत्र में होंगे वहां ज्यादा विविधता होगी। पूर्वी हिमालय, यहाँ सबसे ज्यादा जैव विविधता है। इंडो बर्मा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक, यहाँ ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राणियों और पादपों की प्रजातियों में अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये पूछा गया है कि जो प्राणी हैं यानी जीव हैं, पौधे हैं, उनकी जातियों की विविधता अधिकतम कहाँ होगी, यानी जो भी वहां प्रजातियां होंगी, जो भी स्पीसीज होगी, सबसे ज्यादा कहाँ होंगी, अलग अलग प्रकार की सबसे ज्यादा कहाँ होंगी। तो दोस्तों इसका सीधा सा संबंध कहीं भी आप समझें कि जीवों की विविधता ज्यादा वहां होगी जहां सबसे ज्यादा जीव पैदा होंगे, और सबसे ज्यादा जीव वहां पैदा होंगे जहां जलवायु क्या होगी? तापमान अधिक होगा, आर्द्रता बढ़ेगी, ठीक, और वर्षा भी होगी, ठीक। तापमान होगी, आर्द्रता होगी, वर्षा होगी, ये ऐसे कारक हैं जहां क्या करेंगे?
ये मौसम को अनुकूल बनाएंगे और वहां जनसंख्या बढ़ेगी। हमारे भारत में और चीन में तो ज्यादा क्षेत्रफल है, लेकिन भारत में ज्यादा जनसंख्या होने का कारण और दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या होने का कारण ये है कि यहाँ की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जिसके कारण यहाँ प्रजनन क्षमता ज्यादा है, इसीलिए जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है मानवों की। उसी तरीके से जीवों में भी, पौधों में, जीव जंतुओं में जहाँ ज्यादा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन होंगे, यानी वहां आर्द्र जलवायु पाई जाएगी, वर्षा भी होगी, टेम्परेचर भी होगा और फिर बारिश होती रहेगी, तो उन क्षेत्रों में ज्यादा क्या होगी, जैव विविधता पाई जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र, इसका मतलब ये है कि भरा हुआ क्षेत्र, मतलब भरा पूरा या पर्याप्त। ठीक, भरा पूरा या पर्याप्त। तो जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न कौन सा है? तो हमने बताया था पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सुंडालैंड, ठीक है, इंडो बर्मा क्षेत्र, तो ये जो है पश्चिमी घाट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता के नाश का क्या कारण है? तो दोस्तों अगर किसी भी क्षेत्र में जैव विविधता ज्यादा है और उनमें फिर विनाश का कारण, विनाश उत्पन्न हो रहा है, उसका रीजन है कि वहां जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश, उपयुक्त सभी, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? अगर कहीं भी क्षेत्र में जीवों की विविधता कम हो रही है, उसका रीजन ये हो सकता है कि जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी होगी, यानी उनके आवास नष्ट कर दिए गए होंगे। जैसे हम गांव में देखते हैं, जो गांव में पहले जीव जंतु बहुत सारे प्रकार के हुआ करते थे, क्योंकि खेतों की जो मेड़ हुआ करती थी, उन मेड़ों में जो जरिया होती थी, जिसको हम बेर और विभिन्न प्रकार की जो छोटी छोटी झाड़ियां होती थी वो लगी रहती थी। आज लोग उन मेड़ों का भी इस्तेमाल करके उनमें फसल बोने लगे हैं, मेड़ों को काट करके खेत बना लिए हैं, तो उनके प्राकृतिक आवास पर संकट हो गया है। तो वैसे ही एक बड़े पैमाने पर जब बड़े वन्य क्षेत्र में कोई प्रोजेक्ट चला दिया जाता है तो वहां भी वनों का विनाश होता है, तो उनके प्राकृतिक आवास में संकट उत्पन्न होता है। तो ये कारण है उनकी संख्या कम होने का, विविधता कम होने का। पर्यावरण प्रदूषण भी उसका एक बड़ा कारण है। ठीक है, और उनके प्रजनन क्षमता सब में प्रभाव पड़ता है। वनों का नाश इसका भी एक बड़ा रीजन है, क्योंकि अधिकतम जो पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं या जीव जंतु हैं वो जो है जंगलों में ज्यादा अपना वृद्धि करते हैं, ये भी एक बड़ा रीजन, यानी सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलो, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट नहीं हो सकता? तो दोस्तों इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए संकट नहीं हो सकता? तो जैव विविधता मतलब जीव विविधता, इसमें संकट मतलब नकारात्मक। नकारात्मक क्या नहीं हो सकता, माने जीव विविधता में नकारात्मक योगदान कौन सा कारक नहीं देगा, इसको हम देखते हैं। वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, मतलब टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जिस टेम्परेचर पर कोई भी जीव सर्वाइव कर रहा है वो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण उस पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, यानी उसके लिए कठिन हो जाएगा। जैसे इंसान, मनुष्य, हम गर्मी के मौसम में कितनी बहुत टेम्परेचर का सामना करते हैं और फिर एसी और हल्के कपड़े पहनना, तो गर्मी तेज धूप में ना निकलना, ठीक, और गमछे वगैरह लगा के चलना, यानी हम उससे बचना चाहते हैं। और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमारे शरीर के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। तो जाहिर सी बात है ये जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है। पूछा गया है क्या? नहीं हो सकता, हमें चयन करना है जो नहीं होगा, लेकिन यहाँ हम अभी सिलेक्ट कर रहे हैं कि जो हो सकता है। आवास का विखंडन करेंगे तो ये भी जैव विविधता का संकट होगा। विदेशी जाति का संक्रमण, अगर विदेशी जाति कोई, मान लीजिए कोई भी गांव में कोई एक विदेशी व्यक्ति आ जाएगा, उसका कल्चर लोग अपनाने लगेंगे, उसको अच्छा देख देख करके, तो फिर उनकी जो परंपरा होगी वो तो समाप्त हो जाएगी। जैसे हमारे देश में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपनी कल्चर भारत में कुछ छोड़ दी, तो भारतीय उसका इस्तेमाल करने लगे, आज भी कर रहे हैं, तो एक परंपरा बन चुकी है। तो वो उससे सीख करके किए, यानी किसी भी बाहरी व्यक्ति का किसी भी क्षेत्र में आने से जो संपर्क होता है लोगों में, कुछ न कुछ उसमें गुण आ जाते हैं। इसीलिए संगति के बारे में जैसे कहा गया है कि जो जिसकी संगति जैसी होती है वैसा ही वो बन जाता भी, तो संगति का असर भी पड़ता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो जाति होगी, विदेशी जाति, विदेशी जीव कोई भी किसी क्षेत्र में प्रवेश कर गया है तो उसका भी इफेक्ट उस क्षेत्र में पड़ता है। हो सकता है कि वह जीव आक्रामक हो तो वहां के स्थानीय प्रजाति पर हमला करके उनको समाप्त कर सकता है। तो शाकाहार को प्रोत्साहन, शाकाहार को अगर प्रोत्साहन दिया जाता है तो जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शाकाहार में हम किसी जीव की हत्या नहीं करते हैं,
लेकिन मांसाहार में करते हैं। जैसे मांसाहार में हम मांस खाते हैं, तो मांस के लिए हम किसी भी जीव का हत्या करते हैं, उस जीव को बाजार में मार्केट में बेचा जाता है या उसको मार करके शिकार करके खाया जाता है। तो ये शाकाहार को प्रोत्साहन देना जैव विविधता के संकट का कारण नहीं है, याद रखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण के लिए स्वस्थानीय पद्धति नहीं है? तो यहाँ स्वस्थानीय संबंध का मतलब समझ लीजिए, कौन सा स्थल पूछा गया है वनस्पति संरक्षण के लिए? स्वस्थानीय। स्वस्थानीय का होता है इन सिटू। इन सिटू अगर कहीं लिखा रहे या स्वस्थानीय, इसका मतलब समझ लीजिए कि अपने स्थान में, अपने ही स्थान में, स्थान में का मतलब आवास में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कोई वनस्पति है उसका हमें संरक्षण करना है, उसकी बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना है, कंजर्वेशन करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो उसका इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा, माने उसका उसी क्षेत्र में वनस्पति उसकी किस्म को बढ़ावा दिया जाए ताकि उसका विलुप्त ना हो, वह समाप्त ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बायोस्फीयर रिजर्व बनाएंगे, बॉटनिकल गार्डन बनाएंगे, ठीक है। और सॉरी, यहाँ राष्ट्रीय पार्क बनाएंगे जिसको नेशनल पार्क कहते हैं, वन्य प्राणी अभ्यारण्य बनाएंगे। सरकार ये सब कर रही है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य बनाती है, राष्ट्रीय पार्क बनाती है, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन वनस्पतिक उद्यान स्वस्थानीय पद्धति नहीं है, ठीक है। वनस्पतिक उद्यान स्वस्थानीय पद्धति नहीं है। ये वनस्पतिक उद्यान जो है कहीं भी विकसित किए जा सकते हैं, कहीं भी विकसित हो सकते हैं। कृत्रिम, ठीक। तो वनस्पतिक उद्यान जिसको बॉटनिकल गार्डन कहते हैं, जैसे कलकत्ता में है भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन, तो ये वनस्पतिक उद्यान कृत्रिम रूप से बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ ये इन सिटू नहीं होता, फिर ये किसका उदाहरण हो जाएगा? एक्स सिटू, माने अपने जो वनस्पति है किसी भी अपने जन्म स्थान से लेकर के उसको वहां से ले जाकर के किसी दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाएगा, उसकी प्रजाति को वहां उसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएंगे आर्टिफिशियल तरीके से, उसको हम एक्स सिटू कहेंगे। लेकिन यदि उस प्रजाति को उसके ही स्थान में संरक्षण कर दिया जाए कि वहीं वो उसका वो फले फूले बढ़े, उसको हम नेशनल पार्क कहेंगे, अभ्यारण्य कहेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व कहेंगे। तो आंसर हो जाएगा जो नहीं है वनस्पतिक उद्यान, ठीक है। चलिए आगे है, किनमें प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? दोस्तों प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं? तो प्रवाल भित्तियों के बारे में समझ लीजिए कि जो प्रवाल भित्तियां हैं ये एक प्रकार की चट्टानें होती हैं। कैसी चट्टानें होती हैं? प्रवाल जीवों के अवशेषों, उत्सर्जित अवशेषों से, ठीक है, उत्सर्जित अवशेषों से बनी ठोस प्रस्तर संरचना। यानी प्रवाल जो जीव होते हैं, प्रवाल जीव, उनके उत्सर्जन से जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, उसके कारण वहां जो परत दर परत संरचना बनी जाती है ठोस चट्टान के रूप में, उसको हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। जैसे नदी में देखे होंगे शंख बनता है, ठीक, छोटे छोटे शंख, सीप बनती है, सूती जिसको कहते हैं, तो वो उसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में इनकी भी संरचना पर प्रवाल भित्तियों जैसी विशाल द्वीपीय संरचना बन जाती है। माने समुद्र के भीतर उस ठोस परत बनती बनती धीरे धीरे ऊंची हो जाती है, उसको हम कहेंगे प्रवाल भित्ति, ठीक है। तो कोरल रीफ कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, कच्छ की खाड़ी में है, मन्नार की खाड़ी में है, सुंदरवन में नहीं है। सुंदरवन जो है ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के पास। तो यहाँ जो है सुंदरवन में ये प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है और मन्नार की खाड़ी में। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, ठीक है। चलिए, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों
ओजोन लेयर संरक्षण दिवस अगर पूछे तो सीधा मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को कहाँ हुआ था? कनाडा में। कनाडा यूएसए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है और वहां मॉन्ट्रियल शहर में कनाडा में 1987 में ओजोन परत संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल आयोजित हुआ था, एक सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसको प्रोटोकॉल कहते हैं और 16 सितंबर को आयोजित हुआ था। इसीलिए इस दिन को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में माना जाता है। इसमें क्या किया गया था? इसमें किया गया था जो CCl2F2 है जिसको कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो कि रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज होती है, वो जब समताप मंडल में जाती है तो ओजोन परत जो ओजोन गैस होती है वहां ओजोन गैस की मात्रा को कम कर देती है। क्यों? क्योंकि ये जो O3 होता है ये O2 और O के रूप में होता है। तो ये जो CCl2F2 होता है ये जैसे ही समताप मंडल में जाता है तो इसकी जो क्लोरीन होती है ये यहाँ सक्रिय होकर के ये O3 पर हमला करती है और इसको O2 और O में विभक्त कर देती है और फिर जो O बनता है वो फिर O2 से मिलकर के O3 बनाता है, लेकिन ये Cl फिर हमला करके इसको O2 और O में विभक्त कर देती है, यानी O3 का क्या होता है? क्षरण होता है। इसीलिए यहाँ जो है ओजोन परत क्षरण संरक्षण दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किस पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों का अधिकतम जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो इनमें पूछा गया है कि किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है। जैविक पदार्थ अधिकतम का मतलब होता है कि पौधों का जो उत्पाद है, ठीक है, वो अधिकतम होगा। कहाँ होगा? तो सबसे ज्यादा जहां प्रजातियां होंगी यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ज्यादा जैव विविधता होगी क्योंकि ज्यादा वहां वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, इसीलिए वहां जैविक पदार्थ का भार भी ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है किसका मापन करने के लिए उपग्रह सुदूर संवेदी आंकड़ों का प्रयोग करते हैं? सुदूर संवेदी एक उपग्रह संरचना है और इसके लिए आकाशीय प्लेटफॉर्म से हम किसी भी स्थान की स्थिति का, धरातल का, संसाधन का अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। तो पूछा गया है कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? तो किसी स्थान विशेष की वनस्पति में पर्णहरित कांस, जाहिर सी बात है जहां हरी पत्तियां दिखेंगी उसको हम क्लोरोफिल कहेंगे। जो क्लोरोफिल है पत्ती का वर्णक होता है जिसके कारण हरा रंग होता है, तो जहां कहीं हरा रंग दिखेगा यानी वहां वनस्पतियां हैं, ये उससे पता चलेगा। किसी विशेष स्थान के धान के खेतों में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, जाहिर सी बात है कहीं अगर धान की फसल दिख रही है वहां ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है, CH4 मार्स गैस या मीथेन गैस कहते हैं। किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान, किसी दिए गए इसमें से हमें सेलेक्ट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो किसी भी स्थान विशेष के टेम्परेचर की भी स्थिति का पता चलता है, यानी तीनों सही है इसका, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं या जैव विकास पढ़ते हैं तो जीवों की आधारभूत संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका, और कोशिका में क्या क्या होते हैं, कोशिका की निर्माण किस तरह से होता है, ये बताने का काम सबसे पहले किया था स्लाइडन और स्वान ने। इनका पूरा नाम है स्लाइडन और स्वान। ठीक है, इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1838-39 में ये कोशिका थ्योरी दी थी कि किस तरीके से कोशिका बनती है। यानी सबसे पहले हमारा बनता है परमाणु, परमाणु से बनता है अणु, अणु से बनता है कोशिका कण, ठीक है, जिसको अणु से ज्यादा बड़ा कण मान सकते हैं। और उसके बाद फिर ये निर्जीव कण होते हैं। इसके बाद निर्माण होता है सेल का, सेल यानी कोशिका, इससे बनता है बड़ा टिश्यू यानी ऊतक, ऊतक से बनता है फिर अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर के बॉडी की संरचना करते हैं यानी शरीर बन जाता है। तो कुल मिलाकर जो निर्जीव कण होता है परमाणु इस सब में होता है, सजीव निर्जीव में, फिर अणु कण तक की संरचना सब में समान होती है। जहाँ जीवन आ जाता है वहां से जैव विकास शुरू हो जाता है यानी जीवों की संरचना। ठीक है, लैमार्क और डार्विन का सिद्धांत भी इसी से प्रेरित है। इस तरीके से हमने आज विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित 100 MCQ का डिस्कशन किया। आने वाले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ हम 100 प्रश्नों की सीरीज का डिस्कशन आपके समक्ष लाएंगे। दोस्तों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।